Good morning students, myself Dr. R.P. Bagdi, Assistant Professor, Department of ABST, SPC, Government College, अजमेर। आज अपन बात करेंगे इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स बीकॉम पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट के बारे में। इससे संबंधित वीडियोज मैंने पहले भी बनाए हैं और आज अपन जो बात करेंगे वो करेंगे ग्रेच्युटी। कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को अपने सेवा काल में अपने सेवा काल में दी गई सेवाओं के पारितोषिक के रूप में सेवानिवृत्ति पर यह राशि कर्मचारी को प्राप्त होती है जो नियोक्ता देता है, और इसे अपन ग्रेच्युटी कहेंगे। कि जब कर्मचारी रिटायरमेंट होता है या उसके नियोक्ता द्वारा उस कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में कुछ राशि दी जाती है जिसे अपन ग्रेच्युटी कहेंगे या उपादान कहेंगे। इसके लिए अलग अलग नियम हैं। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं एग्जम्पशन इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं उनके लिए ये ग्रेच्युटी की राशि पूर्णतः कर मुक्त होती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो सकते हैं या लोकल अथॉरिटी के कर्मचारी हो सकते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हो सकते हैं। दूसरी स्थिति आती है कि इन केस ऑफ एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, जो कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत आते हैं तो उनके लिए कौन सी राशि टैक्स फ्री होगी। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 वैधानिक निगमों, कारखाने, खानों। अब ये अपन सबसे पहले इस बात पे परिचर्चा करेंगे कि ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 लागू कहाँ कहाँ होता है। तो इसके लिए अपन को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 वैधानिक निगमों, कारखानों, खानों, बागानों, तेल क्षेत्र और बंदरगाह तथा रेल कंपनियों पर लागू होता है। यह अधिनियम ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी लागू होता है जहां 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हो। यह अधिनियम तभी लागू होगा जबकि कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति तक या सेवा त्यागने तक लगातार 5 वर्ष तक कार्य किया हो, तभी ये नियम लागू होगा। अब अपन बात करते हैं कि ये इसमें जब ये लागू होता है ग्रेच्युटी एक्ट 1972 जब लागू होता है तो इसमें छूट कितनी मिलेगी। तो इसमें जो छूट मिलेगी वो है एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड। इन तीनों में से जो ABC जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड की कितनी राशि उसने प्राप्त की है। दूसरा 15 डेज सैलरी फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस, 15 दिन का वेतन, सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन। तो 15 दिन का वेतन, और अगर मौसमी कारखाने की दिशा में 7 दिन का वेतन। तो ये कैसे निकालेंगे अपन। इसमें क्या करेंगे कि सैलरी ऑफ लास्ट मंथ, लास्ट में जिस महीने वो रिटायरमेंट हो रहा है उस दिन की सैलरी लेंगे, फिर 15 डिवाइड बाई 26 इंटू सर्विस पीरियड इन ईयर। अगर उसने जितने साल कार्य किया है उनसे मल्टीपल कर देंगे। और ये तीसरी स्थिति है 20 लाख रुपए, जो कि 29 मार्च 2018 से लागू किया गया है। तो इन तीनों में से जो तीनों राशि कौन सी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, 15 डेज ऑफ सैलरी और 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, इन तीनों में से जो न्यूनतम राशि होगी वो राशि की छूट दी जाएगी। जो राशि कम होगी उसकी छूट दी जाएगी। मतलब इस राशि में जो राशि प्राप्त हुई है वो राशि और इन तीनों में से जो कम है उस राशि के डिफरेंस जो बचेगा वो टैक्सेबल होगा। इसके बाद अपन बात करते हैं एग्जम्पशन इन केस ऑफ अदर एम्प्लॉय। अदर एम्प्लॉयज़ पर क्या नियम लागू होगा। जैसे पहला तो है कि 1972 ग्रेच्युटी एक्ट 1972 लागू होता है, और दूसरा है कि अन्य कर्मचारियों पर जिन पे यह नियम लागू नहीं होता है उन पे क्या स्थिति होगी। इसके लिए सबसे पहले अपने को इन 3 चीज़ों को ध्यान रखना होगा। ऐसे कर्मचारी जिन पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता है, जो प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि इन तीनों में से जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन तीनों में से जो
सबसे कम राशि होगी तक कर मुक्त होगी। पहला एक्चुअल अमाउंट ग्रेजुटी रिसीव्ड, दूसरा हाफ मंथ सैलरी फॉर एवरी कम्युलेटेड ईयर ऑफ सर्विस, संपूर्ण वर्ष के लिए सेवा के प्रत्येक एक वर्ष पूर्ण वर्ष के लिए आधे माह का औसत। पूर्ण वर्ष मतलब एक साल पूरा हो जाएगा, उसी को अपन आधा महीना लेंगे, बाकी दिनों का और महीनों को ध्यान नहीं रखेंगे। अधिकतम कर मुक्त राशि मैक्सिमम लिमिट कितनी है 20 लाख। और तीसरी स्थिति है, इसमें 3 स्थितियाँ बताई। पहली है एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी रिसीव, दूसरा हाफ मंथ सैलरी फॉर एवरी कम्युलेटेड ईयर ऑफ सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी। तो ये कैसे निकालेंगे, एवरेज सैलरी ले लेंगे इनटू 1/2 करेंगे एवरेज सैलरी का, और फिर उसने जितने वर्ष कार्य किया उससे मल्टीपल कर देंगे। और तीसरी स्थिति है 20 लाख रुपीज़। इन तीनों में से जो सबसे न्यूनतम होगी उस राशि को टैक्स फ्री मान लिया जाएगा। अब इसमें पहले वाले में जो ग्रेजुएटी अधिनियम 1972 जहाँ लागू हो रहा था, उसमें 15 दिन कैसे निकालेंगे, संपूर्ण वर्ष किसे मानेंगे, तो वो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। यदि सेवा अवधि में मास भी सम्मिलित है तो 6 माह से अधिक अवधि को 1 वर्ष माना जाता है। जब 1972 अगर लागू होता है तो उसमें क्या करेंगे अपन, 6 माह से अधिक होगा, 6 माह या 6 माह से अधिक होगा तो उसको संपूर्ण वर्ष मान लेंगे, और कम होगा तो उसको छोड़ देंगे। वेतन की गणना करने में मूल वेतन और महंगाई भत्ता सदैव ही शामिल किया जाएगा। वेतन के कैलकुलेशन करेंगे तो मूल वेतन बेसिक प्लस डीए सदैव शामिल करके 26 का भाग दे देंगे, तो वो पर डे का आ जाएगा, और उससे मल्टीपल कर देंगे 15 से, तो ये आ जाएगा। तो उसमें हो जाएगा सैलरी ऑफ लास्ट मंथ इंटू 15 डिवाइड बाई 26 इंटू सर्विस ऑफ पीरियड ऑफ ईयर। और अब जो बात करेंगे वो करेंगे अदर एम्प्लॉय, जहाँ पर 1972 लागू नहीं होता तो उसमें भी वही 3 नियम है, आधे माह का औसत वेतन, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और 20 लाख रुपए। तो अपन आधे माह का जो वेतन निकालेंगे वो किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसके लिए सेवा अवधि मास में भी है तो इसे छोड़ दिया जाएगा, भले ही वो कितने ही 12 महीने से कम होगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। 18 वर्ष और 10 माह है तो अपन क्या करेंगे, 18 वर्ष ही लेंगे। इसके बाद वेतन की गणना सेवानिवृत्ति या मृत्यु या नौकरी को त्यागने के तुरंत पूर्व के 10 कैलेंडर माह में, जिस दिन वो रिटायरमेंट हो रहा है या मृत्यु हो रही है या नौकरी छोड़ रहा है, उससे जस्ट पूर्व के 10 माह का प्राप्त मूल वेतन, महंगाई भत्ता, यदि सेवानिवृत्ति के लाभों में गणना करने हेतु वेतन माना जाता है तो लेंगे, तब बिक्री पर निश्चित प्रतिशत के आधार पर प्राप्त कमीशन के औसत आधार पर की गई हो तो वो भी लेंगे। यदि कर्मचारी मास की अंतिम तिथि को सेवानिवृत्त होता है तो ऐसा माना जाता है कि अंतिम दिन कार्य करके सेवानिवृत्त हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अतः 10 माह का अंतिम मास को भी शामिल किया जाएगा। यदि कर्मचारी को 2 या अधिक नियोक्ताओं से ग्रेजुटी की राशि प्राप्त हुई है तो कर मुक्ति की गणना सभी नियोक्ताओं से प्राप्त ग्रेजुटी के लिए अलग अलग की जाएगी, किंतु अधिकतम जो छूट इनकम टैक्स में दी जाएगी वो 20 लाख से अधिक नहीं होगी। 20 लाख तक टैक्स फ्री होगा और 20 लाख से अधिक होती है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। यदि कर्मचारी पूर्व में प्राप्त ग्रेजुटी की राशि कर मुक्त प्राप्त कर चुका है, पहले मान लो सपोज कीजिए पहले कहीं पर 5 साल सर्विस की और उसने वहाँ पर से ग्रेजुटी लेकर के सर्विस छोड़ दी, और तो उसमें अभी पुनः प्राप्त करता है तो अधिकतम कर मुक्ति की राशि 20 लाख रुपए को पूर्व में प्राप्त कर मुक्ति की राशि से कम कर दिया जाए। जो पहले जो राशि प्राप्त हो गई है उसको कम कर देंगे 20 लाख में से, तो मैक्सिमम लिमिट जो 20 लाख है वो कम हो जाएगी। यदि कर्मचारी को सेवा में रहते हुए ग्रेजुटी प्रदान की जाती है तो पूर्णतः कर योग्य होगी। अगर वो सेवा में है, कार्य कर रहा है और फिर उसको ग्रेजुटी प्राप्त होती है तो संपूर्ण राशि टैक्सेबल होगी। किंतु यदि सेवानिवृत्ति के पश्चात यदि वही नियोक्ता कर्मचारी को नए अनुबंध के आधार पर पुनः सेवा में रख लेता है तो नियमानुसार कर मुक्ति प्रदान की जाएगी। पहले निकाल देता है और फिर नए अनुबंध के आधार पर अगर वो कार्य करता है तो वो ग्रेजुटी इस नियम के आधार पर अपन निकालेंगे। इसके बाद ग्रेजुटी की कर मुक्ति
नियोक्ता कर्मचारी को संबंध होने पर ही प्रदान की जाएगी। ग्रेजुएटी की कर मुक्ति नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होने पर ही प्रदान की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। एक बीमा कंपनी द्वारा अपने एजेंट को प्रदान की गई ग्रेजुएटी क्रम मुक्त नहीं होगी। यदि ग्रेजुएटी कर्मचारी की मृत्यु पर उसके परिवार के सदस्यों को मिलती है तो यदि देय पहले हुई है और मृत्यु बाद में हुई तो ग्रेजुएटी कर्मचारी की आय मानी जाएगी और नियमानुसार, अगर देय पहले हो गई और मृत्यु बाद में हो गई है तो नियमानुसार कर्मचारी की आय में शामिल की जाएगी, और यदि मृत्यु पहले हुई है और देय बाद में हुई तो ग्रेजुएटी की संपूर्ण राशि टैक्स फ्री होती है। थैंक यू। इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।